हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गणित चैनल। जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले रिकॉर्ड तोड़ता है। अभी अभी की बात है, केबीसी में एक गर्ल आई थी। उसके फादर को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसकी मदर को सिर्फ 40% ही दिखाई देता है। फिर भी उसका जुनून, उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था और उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट केबीसी के अंदर जीता था। स्टूडेंट्स, सरकमस्टेंसेस किसके साथ अच्छे और बुरे नहीं होते। अब्राहम लिंकन से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने कहां से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था और वो एक दिन इतने बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट तक बने थे। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन ने बहुत सही कहा है, एडवर्सिटी इज गिवन ओनली टू दोज हु आर रियली द फेवरेट्स ऑफ गॉड। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या इसी वक्त को सोने में गुजार लो। स्टूडेंट्स, इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। आज का हमारा लेक्चर कैट का हमारा अगला सेशन, कैट रिवीजन। कैट बहुत पास है, बहुत कम वक्त है हमारे पास और बहुत अच्छे से हमको इसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा इस रिवीजन सेशन का, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 384। आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म है मेरा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। सिर्फ इतना सा दो टर्म लिख करके मैं सोचता हूं कि क्या कुछ कॉमन है इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मेरा एक्स वाई कॉमन है, तो मेरे को अंदर क्या मिलेगा, जेड प्लस वन प्लस, ये दो टर्म में लिख चुका था। उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं वाई जेड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर से मैं जेड प्लस वन कॉमन ले लूं? ऐसा तब हो पाएगा जब मैं यहां वाई लिखूं। वाई है मेरे पास, वाई को मैंने इसके पास में लिख दिया, प्लस फिर मैं जेड एक्स लिख लेता हूं और इसके पास में एक्स लिख लेता हूं। कोई बचा तो नहीं, एक बार चेक कर लूं क्या सारे टर्म आ गए। मेरा एक्स वाई जेड यहाँ लिखा है, एक्स वाई लिखा है, वाई जेड मेरा लिखा है, ये कवर हो गया। जेड एक्स मेरा कवर हो गया, यहाँ लिखा है, एक्स मेरा कवर हो गया, वाई मेरा कवर हो गया, जेड मेरा कवर नहीं हुआ, वो अब लिख रहा हूं मैं। दिस इज इक्वल टू 384। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, बस बन जाएगा काम। इसके अंदर क्या कॉमन ले लें, वाई जेड प्लस वाई। जैसा कि हमने सोचा था वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, जेड प्लस वन, प्लस यहाँ पर फिर क्या कॉमन ले लूँ मैं, एक्स कॉमन लेता हूँ तो अंदर मिलेगा जेड प्लस वन प्लस जेड और इक्वल टू मेरा बन गया 384। इज दैट क्लियर गाइस? थोड़ी सी बत्ती दिमाग की जल जाए तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर z प्लस वन कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। काश यहाँ z प्लस वन होता तो मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेता z प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस वन चाहिए ना, यहाँ प्लस वन ले लो और यहाँ भी प्लस वन कर दो, क्या गलत है इसमें। तो ये मेरा z प्लस वन बन गया अब, और z प्लस वन मेरा थ्रू आउट कॉमन आ गया। तो मेरा अंदर क्या बना, एक तो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 385। फिर इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को एक्स वाई और वाई के अंदर, तो z प्लस वन, यहाँ पर कॉमन मेरा आ रहा है वाई, तो अंदर मैं लेऊंगा x प्लस वन, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी नहीं होता है तो वन तो बेचारा कॉमन आने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। दैट इज इक्वल टू 385। फिर से इसमें कॉमन है, सॉरी एक्स प्लस वन यहाँ पर आएगा, वन कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पर एक्स प्लस वन आ गया। फिर से क्या कॉमन है, एक्स प्लस वन, तो जेड प्लस वन, एंड अगेन इसके अंदर कॉमन है एक्स प्लस वन, तो अंदर आएगा मेरा वाई प्लस वन इक्वल टू 385। तो ये मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको मैं क्या करूँ, वापस से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, नहीं तो मैं वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। यस नो? चलिए तो एक बार और सोच के देखते हैं कि आखिर क्या किया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मिल जाए। तो ये मेरा x प्लस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन, इसका वैल्यू मेरा है 385।
जरा 385 को स्प्लिट करके एक बार देख लेते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड करो 11, 11 से डिवाइड करो 1, तो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए, x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 का वैल्यू इन तीनों में से कोई एक है, y प्लस 1 का वैल्यू इन तीनों में से कोई एक है, z प्लस 1 का वैल्यू इन तीनों में से कोई एक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक वैल्यू 1 है, एक 35 है, एक 11 है, और ये 35 हो गया, ये 11 हो गया, और एक वैल्यू और कोई कर देते हैं अपन, 3 वैल्यू है ना, 3 ही तो चाहिए थी। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, और यदि ये नेचुरल नंबर है तो इनमें एक एक ऐड करेंगे, तो इसका मतलब 1 तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, पक्का हो गया। तो मैं एक अज्यूम करता हूँ केस, एक्स प्लस 1 सपोज मेरा 5 है, y प्लस 1 सपोज मेरा 7 है, और z प्लस 1 सपोज मेरा 11 है, तो मेरा टोटल बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू, तीनों का सम करो, 5 प्लस 7 12 प्लस 11 23, सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आया 20। अब कोई ऐसे भी बोल सकता सर जरूरी थोड़ी कि ये पहला वाला 5 हो, ठीक है ना भाई, मेरे ऊपर नीचे कर ले इनको, x प्लस वाई को 7 कर ले, y प्लस 1 को 5 कर ले, z प्लस 1 को 11 रहने दे, कैसे भी चेंज कर ले, अल्टीमेटली टोटल तो वही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3, यहाँ भी 23 आएगा, तो अल्टीमेटली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 ही मिलेगा हर हालत में। इज दैट क्लियर? तो एक वक्त ऐसा आता है यहाँ पर कि लग जाता है किसी को कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हो सकता है नहीं गाइज, आंसर इसका क्या होगा, 20 इज माई आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। 3 की पावर 2x माइनस 1 14, 3 की पावर 4 माइनस 2x आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना तो पता होगा आपको स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और आपको कौन सा टर्म निकालना है, इसका 6th टर्म निकालना है। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। इसका पहला टर्म है 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अपन एक काम करते हैं, एपी की ए की बात अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मिडिल टर्म है वो इन दोनों के सम का डबल होता है। इट मीन्स 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 2x विल बी इक्वल टू इस 14 का डबल, दैट इज 21। इफ ए बी सी आर इन एपी देन ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, होता है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करके एक बार कैसे भी करके x निकल जाए, हर बंदा यही सोचता है कैसे भी करके x निकल जाए तो शायद अपना काम हो जाएगा। x निकल जाएगा तो फिर तो ये टर्म ही मिल जाएंगे, टर्म मिल जाएंगे तो 6th टर्म निकालना आसान हो जाएगा। x कैसे निकालें, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। 3 का पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 का पावर 4 माइनस 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 क्यूब इंटू 3 पावर 1 माइनस 2x चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ये 3 प्लस 1 4 हो गया, और ये 4 माइनस 2x को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। ये 2x माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x है, थोड़ा उल्टा हो गया है ना, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 3 का पावर, ये माइनस कॉमन ले लें तो ये भी 2x माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 28। सो 3 का पावर 2x माइनस 1 प्लस 27 अपॉन, या माइनस वाली पावर नीचे आएगा तो अपॉन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 28। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, समझ आ रहा है गाइस सबको। चलिए इसको y लिख लें थोड़ी देर के लिए, 3 की पावर 2x माइनस 1 को, 3 की पावर 2x माइनस 1 को यदि अपन y ले लेते हैं तो ये मेरा बनेगा y प्लस 27 अपॉन y, y प्लस 27 अपॉन y इक्वल टू 28। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस इसके अंदर। चलिए अब छोटे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले y एलसीएम लेते हैं, फिर ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 28, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 28y, फिर इसको इधर ले लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, और फिर उसके बाद y के 2 वैल्यू निकालते हैं। गाइज इतना ज़्यादा नहीं करो, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं रहे हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो यार। तो ये आपका y है, y का वैल्यू ऐसे क्या लें कि ये 28 हो जाए, एक ऑप्शन तो है मेरे पास 1, क्योंकि 1 प्लस यहाँ 1 27 अपॉन 1 तो ऐसे ही दिख रहा है 28 हो गया।
और एक मेरे पास ऑप्शन है 27। y को 27 लोगे तो 27 प्लस 27/1 तो ये वापस 28 आ गया। तो ये मेरे दो आंसर आ गए। और क्वाड्रेटिक में तीसरा तो आएगा नहीं आंसर, आंसर तो दो ही आएंगे गाइस। y कौन था? ये था 3⁻²x-1, ये मेरा 1, और एक मेरा आया 3⁻²x-1 इक्वल टू 27। क्वेश्चन में एक चीज और दी है, x लेस देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है। चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 भी ले लूँ x को यहाँ पर, तो 1 2 2 माइनस 1 1, तो ये 3 आएगा। और जबकि ये 27 दे रखा है और मैं नीचे नीचे कम वैल्यू लेता हूँ, जैसे 0 लिया तो 3⁻−1 1/3 है तो और कम आ गया, और नेगेटिव लेऊंगा तो और कम आ जाएगा। मतलब ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है। पक्का हो गया 3⁻²x-1 इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इससे मैं x निकाल लूंगा। x क्यों निकालूं मैं? 3⁻²x-1, ये पूरा का पूरा ही तो मेरा फर्स्ट टर्म है, तो मैं x निकालूं ही क्यों? मेरा तो आंसर आ गया, पहला टर्म आ गया 1, पता चल गया। दूसरा टर्म में मेरा 14, बस तो सिक्स्थ टर्म निकालना है, आ जाएगा। अब तो कितने का गैप दिख रहा है? ये 13 का, यानी कॉमन डिफरेंस 13 हो गया। सिक्स्थ टर्म यानी कि a6 a+5d होता है। फर्स्ट टर्म में कितना मेरा 1 + 5 इंटू कॉमन डिफरेंस 13, 13 5 65 + 1, माई आंसर इज 66। इज दैट क्लियर गाइज? और किसी को लगता हो कि नहीं सर हमें कैसे याद आएगा, यही फर्स्ट टर्म है, हमको तो x निकालना है, तो निकाल लो गाइज। 3⁻²x-1 इक्वल टू 1 को लिख लो 3⁻0, 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। फिर x को 1/2 यहाँ रखोगे तो अल्टीमेटली 1 ही आना है गाइस, क्यों लोड लेना यार इतना। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेट कर रहा है क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। 50C6 49C6 48C6, इसको देख करके एक फार्मूला याद आ रहा मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं है। NCR प्लस n-1CR प्लस n-2CR, ऐसा करते करते RCR तक कोई चला जाए तो आंसर आना चाहिए n+1 CR+1। ये फार्मूला मैं लगाने का ट्राई करूंगा इस सीरीज के अंदर। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि ये लास्ट में ये RCR तक जा रहा है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए? ट्राई करने में क्या जाता है। 50C6 49C6 48C6 प्लस डैश डैश डैश, और मैं इसको ले जाता हूँ 6C6 तक, है ना। आपको लगेगा सर आप तो बहुत तेज चल रही है एकदम, ये कुछ ज़्यादा टर्म ले ली मैंने। मेरे को जाना था 30C6 तक, मैंने और ले लिया आगे के 29C6 28C6, ऐसे में 6C6 तक चला गया। अब जो मैंने एक्स्ट्रा टर्म ले लिए वो मैं माइनस कर लेता हूँ, इतनी सी तो बात है। क्या मैंने माइनस ले लिया, क्या मैंने एक्स्ट्रा ले लिया? 29C6 28C6 27C6, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊँगा मैं? 6C6। तो ये मेरे टर्म जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए ये इधर से वापस माइनस कर लो, तो ये मेरा बन जाएगा वही जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब ये मेरा इसके अंदर तो फार्मूला लग ही जाएगा, NCR प्लस NCR-1 या RCR तक गया, तो ये मेरा हो जाएगा 50 + 1 यानी कि 51C7, इसमें एक बढ़ा दो, माइनस इसमें फिर वही फार्मूला लगाओ 29 + 1 30C, फिर ये 6 में एक बढ़ा दो 7, दोनों जगह 7 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं है ना। कोई बात नहीं गाइज, ये भी तो एक फार्मूला होता है। 51C7 इक्वल टू 51C 51 - 7 कितना होता है? 44 - 30C7, दैट इज माई आंसर। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई बोल सकता है इसके अंदर सर हमें फार्मूला नहीं पता हो तो क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्या? कई ऐसे भी रहते हैं कि फार्मूला तो हमने ये देखा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक छोटा सा कोई एक एग्जांपल अपन लेके देख लेते हैं इस तरह का, जैसे 7C4 प्लस 7C6C4 प्लस 5C4 प्लस 4C4, इतने से अंदाज़ा लग सकता है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है ना। ये सीरीज मैंने लेके चला यहाँ 7 से, और ये 4 है, और ये तब तक मैं रुक गया तब रुका मैं जब ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ 7C4 प्लस 6C4 प्लस 5C4
प्लस 4C4 1 होता है और 5C5 भी तो 1 होता है, तो ऐसा लिखने में क्या बुराई है, लिख सकते हैं इसको ऐसा। चलिए, एक फार्मूला होता है ना NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N+1CR। तो ये मेरा 6C5 हो गया, ये एज इट इज़ लिख दो 6C4, ये मेरा 7C4। इज दैट क्लियर? चलिए फिर से फार्मूला हो गया, देखो आप, ये NCR प्लस NCR माइनस 1 N+1CR, तो ये 7C5 हो गया। और ये NCR फिर से फार्मूला लग गया, NCR प्लस NCR माइनस 1 N+1CR, तो ये मेरा हो गया 8C5। देखो गाइज, यहाँ 7 था तो यहाँ एक ज़्यादा आ गया 8, यहाँ 4 था तो एक ज़्यादा आ गया 5। ऐसे ही तो बना है फार्मूला, पर उसके लिए ये तो पता होना ही चाहिए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1CR। और आपने यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है अच्छे से, तो ये तो बहुत फेमस फार्मूला, हर कोई बताता है यार, स्कूल्स में हर टीचर बताता है। मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो पता होगा, कैट की तैयारी कहीं से करी है, किताबों से करी है, कैसे भी करी है, आंसर पता होगा। चलिए एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 6 5 4 3 2 1 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 का होल स्क्वायर, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्स विल बी। अब पहले तो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है कि डिजिट्स तो दूर की बात है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। एनीवे, अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दो चीज़ों का टोटल 1 लिख के 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना जो यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतना मुझे समझ आ गया कि इन दोनों का सम करेंगे तो ये चीज़ आएगी जो यहाँ लिखी है, ये वाली। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब की बार मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ इसको क्या मिलता है। पहले मैंने सम किया था, 10 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ओवर 1 लेंगे, ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आ रहा है, और फिर यहाँ पर 8 आ रहा है। सॉरी, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 1 हो गया, ये सही चल रहा था। 8 + 2 10, 7 + 3 10, 5 + 1 6, 4 + 1 5 5 4 6 2 + 1 3, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, बस ठीक है। बाकी सब ये तो वही नंबर आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो 7 6 5 4 3 2 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा नंबर है 7 6 5 4 3 2 1 1, ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एज इट इज रहने दूंगा, मेरा काम बन जाएगा गाइस। अब मैं सबसे पहले ये जो x = है इधर लिख रहा हूं। पहला नंबर जो मेरा था वो इन दो का सम है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये मेरा नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरा जो दूसरा नंबर है वो अब लिख रहा हूँ मैं, ये नंबर 7 6 5 4 3 2 1 1। तो इतना बड़ा लिख के -2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 3 4 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर? और आगे प्लस में लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइज? अब यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल फार्मूला a + b और a - b लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको पता है यार, क्या बताने की जरूरत है उसमें, है ना। a² - b², 1 2 3 4
5 6 7 8 इसका स्क्वायर माइनस 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये इससे कैंसल हो गया। तो ये x इक्वल टू, इसको 10 टू द पावर 8 लिख देना, क्यों अपन इतना वक्त बर्बाद करें इसके लिए, है ना। तो ये मेरा हो गया 10 टू द पावर 16, और 10 टू द पावर 16 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 16 होगी ना। नहीं नहीं नहीं, जीरो आएंगे 16 टाइम्स और एक ये 1, तो फाइनली डिजिट्स कितनी हो जाएगी, 17 इज माई आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हल्का फुल्का कॉमन सेंस। दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज नॉट अ हार्ड वर्क। ऐसा नहीं आता एग्जाम में हार्ड वर्क वाले क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं जहाँ स्मार्ट वर्क हमको करना पड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन, सम चिल्ड्रन वेंट फॉर ए पिकनिक, ईच वन टेकन 22 रुपीज ऑन द वे, 22 रुपीज, ओके, यहाँ फुल स्टॉप हो गई, इतनी सी बात। ऑन द वे ईच वन गेव आर रुपीज टू अ बेगर। On their return journey, they collected all the remaining money with them, which was 1 rupee more than twice the amount given to beggar by each one. If 22 CR equal to 1540, then how many children went for picnic? इस पूरी स्टोरी को समझने से पहले हर एक बंदा एक चीज़ जानने का ट्राई जरूर करेगा कि ये तो दे रखा क्वेश्चन में, इससे आर निकाल लूँ कैसे भी करके। इतना तो काम कम पड़े कि आर कितना पता चल जाए, तो मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसा, पर ये है बहुत लेंदी ना, कैसे आएगा। 22 CR 1540, 22 CR इक्वल टू 1540, यानी कि फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल 22 माइनस आर इक्वल टू 1540। इससे तो मेरे को नहीं मिलने वाला है, और कुछ करके देखते हैं। 22C1 होता तो ये होता 22 अपॉन 1, ये तो नहीं आ रहा है। 22C2 होता तो 22 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 1, तो ये 2 से कैंसिल होगा। 11 इंटू 21 231 होता है, ये फिर भी नहीं आया। 22C3 थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, 22 अपॉन 3, 21 अपॉन 2, 20 अपॉन 1, तो 2 से कटेगा तो ये 10 कर लो, और ये 3 से कटेगा तो इसको 7 कर लो। 22 7 जा 154 होता है, और ये 10 से मल्टीप्लाई होके 1540। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है, आंसर आ गया। मतलब 22C3 आ रहा मेरा 1540। तो स्टूडेंट्स आर तो पता चल गया मेरे को 3। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन स्टोरी पढ़ते हैं फिर से। सम चिल्ड्रन वेंट फॉर ए पिकनिक, तो मैं मान लेता हूँ एक्स बच्चे पिकनिक पे गए। कितने गए मुझे नहीं पता, मैंने एक्स अज्यूम कर लिया। ईच वन टेकन 22 रुपीज, तो पैसा इकट्ठा हो गया 22x। ऑन द वे ईच वन गेव आर रुपीज टू अ बेगर, हर बंदे ने आर रुपीज एक बेगर को दिए। तो जब एक्स बंदे गए और हर एक ने आर रुपी दिए, तो यानी कि इतने रुपए तो निकल गए। ऑन द रिटर्न जर्नी दे कलेक्टेड ऑल द रिमेनिंग मनी विद देम, अब जो बचा कुचा पैसा था, जितना वो इकट्ठा था वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, सबके पास जितना बचा। विच वॉज 1 रुपी मोर देन ट्वाइस द अमाउंट गिवन टू बेगर बाय ईच वन। ओके, बेगर को हर बंदे ने कितना दिया, आर रुपया दिया, उसके डबल से एक ज़्यादा, इतना रुपया बच गया उनके पास ये निकालने के बाद। इज दैट क्लियर? चलिए अब मुझे आर तो पता ही है, अपन आर इसमें पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 22x माइनस आर कितना है 3, तो 3x इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 1 7। 22 में से 3 गया तो 19x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/19। x क्या था, कितने बच्चे पिकनिक पे गए, और x कितना आया 7/19। ये फ्रैक्शन में आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसी का मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूं। सबको, कईयों को लगता है कि सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। गाइज मैंने आर निकाला था 3,
और क्यों निकाला था R3 कैसे आया था, क्योंकि 22C3 होता है 1540। यदि मैं आपको बोलूं कि 22C19 भी तो 1540 होता है, तो R के दो वैल्यू आ जाएंगे। ये तो आपको पता ही है, 22 माइनस 3 19, तो ये भी उसी के इक्वल होगा। ये रूल है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये मेरा R का वैल्यू 19 भी हो सकता है। तो ये लेके देखते हैं ना अपन, R का वैल्यू 3, अब R का वैल्यू 19 लेके फिर से मैं वही काम करता हूँ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? R का वैल्यू 19 में इसी इक्वेशन में लेके देखता हूँ, तो 22x माइनस 19x इक्वल टू 19 टू ज़ा 38 प्लस 1 39, तो मेरा 3x इक्वल टू 39, तो x इक्वल टू मेरा बना 13। पर उन्होंने x नहीं पूछा है, क्या पूछा है? हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक। हाँ, x ही तो पूछा है। तो ये 13 है मेरा x, जो कि इस R के वैल्यू से कितना कम है? 6 कम है। तो कैन आई से इट्स R माइनस 6। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? वो तो ऐसे घुमाने के लिए बोला है, ठीक है ना। R माइनस 5 कितना हो जाएगा? R को आप लेोगे 19 माइनस 5 14, ये मेरा आ जाएगा 13 12, और मेरा आंसर कितना आ रहा? 13। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। "29 काउ कैन ग्रेज यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास", ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास इन 7 days। और मैं यहाँ लिखता जाता हूँ आखिर बोला क्या है। 29 काउ, काउ लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख देता हूँ डेज। 29 काउज यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास को 7 दिन में ख़त्म कर देती है। 25 काउ, यदि काउ 25 हो, और मतलब या फिर 25 काउ हो, तो वो सेम फील्ड को 9 days में ख़त्म कर देगा, उस ग्रास को 9 days में ख़त्म कर देगी। देन हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 6 days। कितनी काउ, एक्स मान लेता हूँ, एक्स काउ, सी मान लेता हूँ, काउ की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है। सी काउ मान लीजिए इस यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास को 6 दिन में ख़त्म कर देती है, तो सी का वैल्यू कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। यूनिफॉर्मली ग्रोइंग ग्रास का मतलब ये होता है कि हर दिन कुछ ग्रास ग्रो हो रही है। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 29 काऊ किसी फील्ड में गई होगी ग्रेजिंग के लिए, और उन्होंने बहुत दिन तक इंतजार किया होगा कि ग्रास ग्रो होगी तब खाएंगे, नहीं ना। इसका मतलब कुछ ग्रास ऑलरेडी प्रेजेंट रही होगी, और फिर यूनिफॉर्मली ग्रो भी हो रही है हर दिन। तो अपन ये अज्यूम कर लेते हैं, सपोज एक्स ग्रास इज ऑलरेडी प्रेजेंट, and y is growing each day। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को अपन समझते हैं पहले। एक्स ग्रास ऑलरेडी थी और हर दिन y ग्रो हो रही है, तो 7 दिन में ग्रो हुई होगी 7y, और ये सारी घास मिलकर के ये 29 काउज ने 7 दिन में खत्म कर दिया, यानी 29 काउज का 7 दिन का काम है ये काम। इज दैट क्लियर? बनी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इससे बनेगी कि एक्स घास ऑलरेडी थी और 9 डेज के अंदर घास आई होगी इतनी, और ये सब खत्म करने के लिए 25 काऊ को 9 डेज लगे, यानी कि 25 का 9 डेज का वर्क हुआ है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि सी घास एक्स मान लो ऑलरेडी आई, और 6 दिन में कितनी काऊ खत्म करेगी, तो 6 एक्स ऑलरेडी थी, 6 दिन में इतनी और आई होगी, और इन सब को ख़त्म करने के लिए सी काऊ को 6 दिन लगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ सी निकालना है। अब तो समझ आ गया गाइज, ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इससे मुझे y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और जब x और y यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे c मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब इन इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 7y, पहले तो ऊपर में लिख लेता हूँ, x प्लस 7y इक्वल टू 29 इंटू 7। 29 का टेबल नहीं आता होगा लोगों को, है ना, क्या करें। 7 9 जा 63 अलग लिख दो, 7 2 जा 14 अलग लिख दो, और 3 को यहाँ लिख दो यूनिट डिजिट, और इस 6 को इस 14 में मिला लो, 20 हो गया। सही है ये।
दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी x प्लस 9y, 25 9 जा x प्लस 9y, 25 9 जा 225 होगा, माइनस 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 कैंसल, 2y माइनस का इक्वल टू 22 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू बना 11, y का वैल्यू पुट कर दो, 11 7 जा 11 9 जा इसमें कर दो पुट ना, x प्लस 99, 11 9 जा 99 इक्वल टू 225, तो x इक्वल टू 225 में से 99 माइनस करना है, कितना 126। इज दैट क्लियर? ये मेरा x का वैल्यू बन गया। 225 में से 100 माइनस करा तो 125, एक वापस जोड़ दो 126, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अब आंसर आ जाएगा x प्लस 6y इक्वल टू 6c, x प्लस 6y इक्वल टू 6 टाइम्स काउज है ना, x मेरा आ गया 126 प्लस 6 इंटू 11 इक्वल टू 6c, 11 6 जा 66, 126 प्लस 66 इक्वल टू 6c, तो c इक्वल टू निकालना है। इनको ऐड ही क्यों करो, 6 से यूं ही डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये 6 2 जा 1 जा 21, तो ये और ये 11, और ये मेरा c आ गया 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, द आंसर इज 32। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कोई दूसरे तरह से पूछ सकता है, डेटा बदल के पूछ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हो। चलिए, फंक्शन का बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन तो लिख लो मेरे भाई, ट्वाइस एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है? एफ एक्स फाइंड करना है। कैसे करें एफ एक्स फाइंड? एक काम करा जाए, इसमें जहां जहां एक्स है वहां 1 माइनस एक्स रख के देखते हैं। 1 माइनस, इस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, सब जगह जहां जहां एक्स है वहां 1 माइनस एक्स चलेगा ना, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जहां एक्स की जगह आपने ये रखा तो हर जगह रख दिया वैसा ही। चलिए, अब ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एफ, ये तो सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फिर से एफ एक्स आ गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसी के साथ में ये पहली इक्वेशन वापस से लिख दो, ट्वाइस एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये मेरा माइनस माइनस माइनस, ये ट्वाइस एफ एक्स प्लस का और ये ट्वाइस एफ एक्स माइनस का, चलेगा ना, कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी कुछ गलत हुआ है क्या? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, ट्वाइस एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एफ 1 माइनस, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मेरे को रखना है 1 माइनस एक्स, ठीक है। ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स हो गया, ये ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स, तो ये मेरा आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये मेरा ट्वाइस एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए, अब अपन यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मेरा ये पूरा का पूरा कैंसल कैसे हो रहा है? दैट इज समथिंग रॉन्ग। लेट मी चेक द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, गिव मी। Just a minute, guys. Yes, guys.
ये मेरा ट्वाइस एफ एक्स है प्लस ट्वाइस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को क्या करना है कि किसका वैल्यू फाइंड करना है गाइस, अपने को एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें कि यहाँ पर जैसे ये मेरा एक्स है और ये ट्वाइस है और ये ट्वाइस है, इसको मैं यहाँ 2 हटा रहा हूँ, बस इतना से चेंज है, करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर। तब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ट्वाइस एफ एक्स, तो यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ एक्स है उसको मैं पहले 1 माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह अपन ने रिप्लेस करा 1 माइनस एक्स, चेक कर लेना जरा, प्लस अब मेरा बनेगा एफ 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ऐसा करा, इस एक्स की जगह भी मैंने 1 माइनस एक्स रख दिया, तो इसका मेरा होल स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ, ये मेरा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा एफ एक्स आ गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर देखो एफ 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को लाना तो एफ एक्स है मेरे को, तो ये मेरे को हटाना है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। तो ये मेरा बनेगा 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका काम हो जाएगा, ये आपका माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इसमें से इसको, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स में से ये ट्वाइस एफ 1 माइनस एक्स गया तो कैंसिल हो गया, और एफ एक्स में से 4 टाइम्स एफ एक्स गया तो माइनस का 3 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो थ्राइस एफ एक्स मेरा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरा एफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। आप चाहें तो इसको ऐसा रख लें, आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें, बट मेन चीज़ ये है जो हमने सॉल्व करके लाए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से मैनेज करते हैं। 2 guns were fired from the same place at an interval of 13 minutes, but a person in a train approaching a place hears the second after 12 integer 1 by 2 minutes from the first. Find the speed of the train, और क्वेश्चन में ये भी दिया स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है इन किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन है गाइस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का ट्राई करिए, अपन रफ में समझ लेते हैं। जैसे एक गन यहाँ से फायर किया और एक बंदा अभी इस जगह है, तो सपोज करिए कि उस गन को, उस साउंड को इस बंदे तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा, मुझे नहीं पता कितना लगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 13 मिनट के बाद, शायद 13 ही बोला है, हाँ 13 मिनट के बाद फिर से एक गन यहाँ से फायर किया आफ्टर 13 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये साउंड पहले जितने टाइम में पहुंचा था, टी टाइम में मान लो पहुंचा होगा, तो उसके करेक्ट 13 मिनट के बाद वापस से अगली साउंड सुनाई देनी चाहिए। पहली साउंड टी टाइम में, तो अगली साउंड t+13 में आनी चाहिए। बट हो क्या रहा है कि वो बंदा ट्रेन में बैठा है और ट्रेन इस तरफ आ रही है जिधर से फायर हो रहे हैं, तो इसलिए उस बंदे को अब की बार जो अगला साउंड सुनाई दिया वो 12.5 मिनट 12.5 मिनट में ही सुनाई दे गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साउंड को थोड़ा सा कम चलना पड़ा, वो बंदा भी तो ट्रेन से चल के यहाँ तक आ गया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ये है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये बात समझने में? अब अपन ऐसा सोचो, जो पहली वाली सिचुएशन है उसके अंदर बंदा यहाँ था, तो साउंड ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चला, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इज दैट क्लियर? अब ये एज्यूम करो कि यदि ये ट्रेन चल नहीं रही होती और ये बंदा यहीं बैठा होता, तो पहली साउंड के बाद जो दूसरी साउंड सुनाई देती वो भी 13 मिनट के बाद ही सुनाई देती, क्योंकि जब फायर 13 मिनट के बाद हुआ
तो साउंड भी 13 मिनट के बाद ही सुनाई देती। तो साउंड 13 मिनट में ट्रेवल कितना करती है ये चीज़ अपन समझते हैं। 13 मिनट में साउंड ट्रेवल करेगी, 13 मिनट में सेकंड निकाल लो कितने होते हैं, इतने, और 1 सेकंड में साउंड ट्रेवल करती है 330। कहना ही से कि ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया, यानी कि इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ये मेरा डिस्टेंस ए से सी तक का हो गया। इज दैट क्लियर? और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो मेरा ए सी वाला डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा? अच्छा, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चल के आई और उस बंदे को वो साउंड सुनाई दी, कितनी देर के बाद सुनाई दी? 12.5 मिनट के बाद सुनाई दी। इसका मतलब अब की बार साउंड ने 12.5 मिनट तक ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना टाइम तक वो चली साउंड। तो 12.5 मिनट फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो इंटू 60, फिर से साउंड की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 330। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरा ए से बी तक का हो गया। इज दैट क्लियर? और उतने टाइम तक ट्रेन भी तो चल रही थी। इज दैट क्लियर? तो ट्रेन ने 12.5 मिनट यानी कि इतने सेकंड में, पता नहीं क्या स्पीड थी ट्रेन की, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। इज दैट क्लियर? कोई बात दिक्कत तो नहीं दे रही है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी डिस्टेंस हो गया मेरा और ये मेरा बी सी डिस्टेंस हो गया, है ना? क्योंकि 12.5 मिनट बाद अगली साउंड सुनाई दी, उस 12.5 मिनट तक क्या चल रहा था? फायर इधर से यहां तक चल रहा था बी तक, और ट्रेन सी से बी तक चल रही थी। इज दैट क्लियर? ये इक्वेशन में उधर लिख लेता हूं। 13 इंटू 60 इंटू 330, इतना डिस्टेंस साउंड को चलना पड़ता यदि वो ट्रेन नहीं चल रही होती तो। दैट इज इक्वल टू, अब कुछ डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल करा, कितना? 12.5, 60 और 303 का मल्टीप्लीकेशन, प्लस और कुछ डिस्टेंस अब की बार ट्रेन ने ट्रेवल करा, थोड़ी साउंड चली थोड़ी ट्रेन चली। इज दैट क्लियर? तो अब ये 12.5 इंटू 60 इंटू एक्स, सॉरी, थ्रू आउट क्या कैंसिल हो रहा है? 60 कैंसिल हो गया थ्रू आउट। 13 इंटू 330, इसमें से इसको इधर लाके माइनस कर लो तो 12.5 इंटू 330 इक्वल टू 12.5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 330 कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा 13 माइनस 12.5, डायरेक्ट लिख दूँ 0.5 इक्वल टू 12.5 इंटू एक्स। थ्री 30 का 0.5 से मल्टीप्लीकेशन था, आधा ही कर दो, 115 इक्वल टू 125, 15/2 लिख दो, 12.5 है, क्या दिक्कत है, इंटू एक्स। तो मेरा एक्स आ गया अगेन 330/15 आ गया मेरा 12.5 है ना, ये एक्स है 12.5, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, ध्यान रखना। 15/2 तो ये मेरा आ जाएगा, 15 से कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, 5 से हो रहा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 330 इंटू 1/2 इक्वल टू 12.5 इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका आ जाएगा 20, जस्ट अ मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके एक्स ही निकालना है। बट फिर भी मैं नहीं बताऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये पूरा नहीं करवाया था, है ना? पूरा करवा देता हूँ गाइस। तो 330 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 330 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू 12.5 को लिख लेते हैं, 25/2 चलेगा, इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल ही कर दो, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 330/25। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आ गई है? ट्रेन की।
और ट्रेन की स्पीड आ गई और अब आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा आंसर, तो 330/25 काय से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 6 जा 30, देन 3 0 6 जा अगेन, तो 18 इंटू 66/25 और कैंसिल हो रहा है कोई चीज़ किसी से नहीं हो रही ना, 18 इंटू 66/25, तो 18 6 जा 108, कैरी ओवर 10, 108 प्लस 10 118 डिवाइडेड बाय 25, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 47, यस यस, 25 4 जा 100 आ रहा है, और बचा कितना 18, 188 7 जा यस 47 के आसपास आंसर आ रहा है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर गाइस? क्या वाकई में इतना टाइम लगना था इसके अंदर, और जल्दी हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? ट्राई करके देखें एक बार, है ना। चलिएगा देखते हैं इसको। अपन ऐसे सोचो कि ये जो आधा मिनट कम क्यों सुनाई दी, क्योंकि साउंड को ये जो बीसी वाला डिस्टेंस है ये नहीं चलना पड़ा, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया। इज दैट क्लियर? तो कितने टाइम की सेविंग हुई? आधे मिनट की सेविंग हुई। इज दैट क्लियर? अब यही डिस्टेंस यदि साउंड चलती तो आधा मिनट लगता, यानी कि 30 सेकंड लगते, क्योंकि साउंड जब यहाँ 12.5 सेकंड में यहाँ आ जाती और 12.5 मिनट में आती, 13 मिनट में आती, मतलब ये डिस्टेंस साउंड कवर करती है 30 सेकंड में, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करा ट्रेन ने 12.5 मिनट में, यानी कि इतने सेकंड में। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इनका रेशो आ गया, टाइम का रेशो आ गया ये। इज दैट क्लियर? चलिए डिस्टेंस तो वही है, टाइम का रेशो आ गया। ये 32 सा कर देते हैं ना, तो ये 1:2 आ गया 25, तो टाइम का रेशो 1:25 हो गया, तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा 25:1। इज दैट क्लियर? तो साउंड की स्पीड यदि 330 है तो ट्रेन की कितनी होगी, तो 25 का कितना टाइम्स करें कि, तो अब तो आ ही जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, ये 25 है, तो ये 1 है, तो ये 330 है, तो ये x है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू, सॉल्व करके x निकाल लो, तो ये आ गया मेरा 330/25, वही तो आंसर आ गया। तो ये बहुत शार्प बच्चे हैं तो वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं, 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम। सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज 2, और n हमारा 10 टू द पावर 2019 और 10 टू द पावर n सॉरी यहाँ 10 है, 10 टू द पावर 2020 के बीच में n लाई करता है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ n कितने होंगे। अब 10 टू द पावर 2019 तो बहुत बड़ा नंबर है, लिखना तो पॉसिबल नहीं, 1 के बाद कितनी जीरो लगाना पड़ेगी, 2019, तो ऐसा तो सोचना मुश्किल काम है। और कैसे सोचें कि ये काम जल्दी हो जाए। मैं छोटे नंबर लेके देखता हूँ, जैसे 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, सपोज ये केस में ले रहा हूँ, मतलब मेरा n इन दो के बीच में 1000 और 10,000। अब मैं ऐसे कितने नंबर ले सकता हूँ कि डिजिट का सम 2 हो। मैं लिख के देखता हूँ, 1000 था ना ये, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँ, तो ये इन दोनों के बीच का ही नंबर है और डिजिट का सम 2 ही आएगा। मैं चाहूँ तो इस 1 को मैं इस जगह लिख दूँ तो भी सम डिजिट का 2 ही आएगा। मैं चाहूँ तो इस 1 को यहाँ लिख दूँ तो भी नंबर इन दोनों के बीच में है ना। मैं चाहूँ तो 2 यहाँ लेके 3 जीरो लगा दूँ तो 2000 भी तो ये 1000 और 10,000 के बीच में ही है। तो मेरे कितने नंबर बना पाया मैं ऐसे? 4। और एक केस लेके देखते हैं, अब की बार छोटा और छोटा नंबर ले लेते हैं, 10 स्क्वायर और 10 क्यूब, यानी कि 100 और 1000 के बीच में n है। तो अब अपन सोचते हैं ऐसे कितने नंबर बना पाएंगे। 100 से बड़ा नंबर जस्ट 101, इसमें डिजिट का सम 2 है। इस 1 को यहाँ ले लें तो 110, इसमें डिजिट का सम 2 है, और एक 200 ले लो, इसमें भी डिजिट का सम 2 है। तो नंबर कितने बने? 3। इसका मतलब जब यहाँ 3 है तो यहाँ आंसर 3 आ रहा है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ आंसर मेरा 4 आ रहा है, तो जब यहाँ 2020 है 10 की पावर तो मेरा आंसर 2020 आएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग मिस्टर ग्रीडी invested some amount in 5% ₹90 stock.
3 times of the same amount he invested in 4% at 112.5. Next month he realized that had he interchanged the amount of his investment, his income would have increased by 180. Find the difference between the two amount. कई बच्चों को स्टॉक मार्केट का, शेयर्स का इसका नॉलेज नहीं होता है, तो फिर उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि इसका मतलब क्या होता है। 5% ₹90 स्टॉक, थोड़ा सा बता देता हूँ। 5% ₹90 स्टॉक, एक स्टॉक है 100 रुपए का, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपया है, जिस पे डिविडेंड मिलेगा 5 रुपया, 100 रुपये पे 5 रुपये, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है 90 रुपीज़ में, तो ये मेरी मार्केट वैल्यू है 90 रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो जब बाइंग होती है रियल लाइफ में, कोई चीज़ हमको खरीदना रहती है, तो फेस वैल्यू काम नहीं आती है, एक्चुअल वैल्यू काम आती है ना। सपोज करिए कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उसकी कोई वैक्सीन आपको मिल गई, सपोज करो, है ना, और उस किसी बंदे के पास है जिससे आपको खरीदनी है, और वो आपके साथ गलत कर रहा है, उस पर प्रिंटेड प्राइस है 50, लेना 50 ही चाहिए, लेकिन आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के वो 80 में दे रहा है, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू हो गई। शेयर प्राइस भी चेंज होते रहते हैं। शेयर की वैल्यू सपोज करिए 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू, और वो कोई बंदा 90 में ही दे रहा है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कम में दे रहा है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है। एनीवे, ये सब डीप में अपने को नहीं जाना, सिर्फ अपने को इतना याद रखिए कि 5% स्टॉक 890 का मतलब ये कि 90 रुपीज़ खर्च करोगे तो 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा, इनकम 5 रुपया होएगी। इसलिए 1 रुपया खर्च करोगे 1 रुपी तो इनकम होएगी 5/90, इसलिए x रुपया खर्च करोगे तो 5/90 इंटू एक्स। इतना सा फंडा जिसने समझ लिया, बस वो ये क्वेश्चन कर डालेगा, फिर तो कुछ नहीं बचा। अब मिस्टर ग्रीडी ने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा 5% ₹90 स्टॉक, तो मान लीजिए उस बंदे ने x रुपया इन्वेस्ट करा, तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा? 5/90 इंटू एक्स, x रुपया उसने लगाया। 3 टाइम्स ऑफ द सेम अमाउंट, अब उसी का 3 टाइम्स उसने लगाया, किसके अंदर लगाया? 4% स्टॉक 112.5, तो उसमें रिटर्न मिलेगा 4/112.5, और इसमें उसने पैसा लगाया 3x, तो ये इसका रिटर्न हो गया, तो ये इसका टोटल रिटर्न हो गया पूरे पैसे पे। नेक्स्ट मंथ ही रियलाइज्ड दैट हैड ही इंटरचेंज्ड द अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, हिज इनकम वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 180 रुपीज़। यदि उसने इन्वेस्टमेंट को उल्टा कर दिया होता तो उसकी इनकम 180 रुपये ज़्यादा हुई होती। इसका मतलब ये जो 5/90 है, इसमें x के बजाय इधर का पैसा ये यहाँ लगाता इतना 3x, और ये जो आपका 4/112.5 है, इसमें वो लगाता, ये पैसा इधर लगाता x, तो उसको इनकम ज़्यादा होती। कितनी ज़्यादा होती? 180 रुपीज़। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 रुपीज़। बस अब पूछा ही क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट, इन दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना है। अब तो हो जाएगा काम। एक अमाउंट 3x लगाया, एक x लगाया, डिफरेंस कितना है? 2x, यानी आपको वैल्यू किसका निकालना है? 2x का। द ओनली थिंग इज टू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ 2x। नाउ टेल मी वन थिंग, यदि मैं इन दोनों को पास पास लिख दूं, 5/90 कॉमन आ जाएगा, ये 3x है और ये x है, तो बचेगा क्या अंदर? 2x प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट आएगा ना, ये दोनों का टोटल, और ये इसमें से इसको माइनस करने पे आ रहा है, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसमें मैं कॉमन ले लूँ 4/112.5, तो ये फिर अंदर मेरा फिर 2x आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे 3x, यहाँ माइनस 2x आ जाएगा गाइस, इक्वल टू 180। ये बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर से मेरा 2x कॉमन आ गया इन दोनों के अंदर, तो अंदर आ जाएगा मेरा 5/90, माइनस पहले आगे निकाल लो, तो 4/112.5 इक्वल टू 180। द ओनली थिंग इज टू सॉल्व दिस ओनली, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो ये मेरा 2x तो कॉमन है ही, 5/90
-4/112.5 इक्वल टू 180। बस इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना, इतना सा काम बचा है अपना। चलिए, तो ये 2x है मेरा और ये मेरा 1/18, जितना सिंप्लीफाई कर लो अच्छा है ना। 5 से कैंसिल हो गया, 4 जीरो ऊपर लगा दो, 1125 कर दो ना, ये ख़त्म खेल। पॉइंट का जीरो ऊपर आ गया, दैट इज इक्वल टू 180। और कैंसिल हो रहे हैं, ये काय से कैंसिल हो रहे हैं, 5 से काट लो, 8 आ रहा है, 5 से 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 5 ज़ा 225। इज दैट क्लियर? अब कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये 2x ये आ जाएगा आपका 18 इंटू 225, ये मेरा 180 यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब मेरा यहाँ क्या बचेगा, 225 माइनस 18 8 झा 144, सही कर रहा हूँ। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 6 इधर मिला लो तो 144। अब 225 माइनस 144, ये 1 2 121 इक्वल टू 180। 18 225, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं ये नंबर। तो 2x का आपको वैल्यू निकालना है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुई हो चेक कर लेना ज़रा। ये 4 था यहाँ पर, 4/112.5, ये 18 आ गया यहाँ पर, 5 से कैंसिल होके यहाँ पर मैंने ज़ीरो ऊपर कर दिया, 1125 हो गया था ये। अब मैंने इसको काय से कैंसिल करा, 5 से, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, बचा 1 2, 5 2 जा 10, 2 बचा 5, 5 5 जा 225 आ गया। करेक्ट जा रहा हूँ मैं, 8/225। तो ये आ जाएगा मेरा 18 इंटू 225 LCM। तो यह मेरा बना 225 माइनस 18 एट जा 144। 144 और 225 डिफरेंस मेरा 5 माइनस 4 1 4, ओ सॉरी 81 आएगा यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर? तो ये मेरा 81 आ गया, 18 इंटू 225। तो ये मेरा, इससे मेरा 2x का वैल्यू निकल जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 225 डिवाइडेड बाय ये मेरा 81। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9 2 ज़ा 9 9 झा 9 2 ज़ा 0, 225 2 ज़ा 450, 225 2 ज़ा 450, 2 ज़ा 900 और 1 0 और 9000। दैट इज़ माई आंसर। इज दैट क्लियर? सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन दैट। तो इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। ये सॉल्व करने वाला पार्ट आप जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर गाइस। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक से एक क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं और आप इनको सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। कैट को फोड़ देना है गाइस। इज दैट क्लियर? समझ आया? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।